हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 1 की शुरुआत मैं कर चुका था। प्रीवियस कुछ वीडियोस जो मैंने अपलोड किए, वो उम्मीद है आप लोगों ने वो भी देख ली होगी। और हमेशा हर एक प्लेलिस्ट को, हर एक सीरीज को टॉपिक वाइज ही कवर किया करो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग्स के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सेविंग्स होती क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है सेविंग की, क्यों हम सेविंग करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बचत। अब बचत का मतलब क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि हम किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर है तो हमारे पास क्या आएगी? अर्निंग भी आएगी, इनकम भी आएगी। अब उस इनकम का कुछ पार्ट तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी जो पार्ट हमारा बच जाता है वो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या बच गई? सेविंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि किसी के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, एक वर्ड बोला मैंने यहाँ पे, डिस्पोजेबल इनकम, ध्यान रखना, इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि मान लेते हैं कि इसकी डिस्पोजेबल इनकम 50,000 रुपए है, उसमें से उसने मान लेते हैं कि 40,000 रुपीज खर्च कर दिए एक सिंगल महीने के अंदर, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। यानी कि 10,000 रुपीज, 50,000 माइनस में 40,000, तो जो 10,000 रुपीज बचे वो क्या होंगे? सेविंग्स होंगे। यानी कि सेविंग्स के फॉर्मूले की बात करूं तो बहुत आसान है, इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? सेविंग्स होता है। अब बात है, आपने एक वर्ड बोला था डिस्पोजेबल इनकम, इस बात का मतलब क्या होता है? देखो, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी हम इनकम अर्न करते हैं वो हम सारी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इनकम पे क्या लगाती है? टैक्स। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स। तो गवर्नमेंट हमारी इनकम पे टैक्स लगाती है, तो जब हम अपनी इनकम में से इनकम टैक्स पे कर देते हैं तो जो हमारे पास बचता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। सपोज करते हैं कि किसी की इनकम मान लेते हैं 20 लाख रुपए है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए उसको इनकम टैक्स लगा, तो 20 लाख का 10% कितना होता है? 10% लगा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। तो 20 लाख में से 2 लाख गए, कितना बच गया? 18 लाख रुपए क्या होगी? डिस्पोजेबल इनकम, जिसको वो कंज्यूमर अलग अलग कंजप्शन में खर्च कर सकता है, अलग अलग गुड्स की, अलग सर्विस की कंजप्शन में खर्च कर सकता है। तो ये तो हो गई सेविंग्स के बारे में थोड़ी सी बात। तो सेविंग्स की डेफिनेशन समझते हैं। तो इट इज द मनी अ पर्सन हैज लेफ्ट ओवर व्हेन दे सबट्रैक्ट देयर कंज्यूमर स्पेंडिंग फ्रॉम देयर डिस्पोजेबल इनकम। इस बात का मतलब क्या है कि ये वो मनी होती है जो बचती है, लेफ्ट ओवर जो बचती है, व्हेन दे सबट्रैक्ट, जब सबट्रैक्ट करते हैं देयर कंज्यूमर स्पेंडिंग, अपनी कंज्यूमर स्पेंडिंग को कहां से? अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से, ओवर अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचती है? सेविंग्स बचती है। यानी कि जब एक पर्सन अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से अपने कंजप्शन को माइनस कर देता है तो उसके पास क्या बचता है? यहाँ पे सेविंग्स बचती है। अब बात आती है ये कंज्यूमर स्पेंडिंग होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हमने सेविंग्स की बात कर ली, तो मेजर्स ऑफ सेविंग, यानी कि सेविंग को हम किस तरीके से करते हैं? 2 मेथड है उसके। एक तो मेथड है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक पर्सन की आप इनकम निकाल लो, उसमें से खर्चे माइनस कर दो, जो बच गया उसकी क्या हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा मेथड है। दूसरा मेथड एक और होता है बाय बैलेंस शीट। अब आती है बैलेंस शीट क्या होती है? आप सब लोगों ने सुना होगा कि हर एक कंपनी की, ठीक है, अपनी क्या होती है? बैलेंस शीट होती है। ऐसे हर एक पर्सन भी अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में हम 2 चीजें देखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है। एसेट्स वो होते हैं जो हमें पैसा कमा के देते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी का कोई घर हो, उसने वो रेंट पे लगा रखा है, तो उसके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया, क्योंकि वहां से रेंटल इनकम आ रही है। ठीक है, कैपिटल गेन तो होगा ही लॉन्ग टर्म में, पर रेंटल इनकम आ रही है। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके के एसेट्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में बना के चलते हैं। अगर उस एसेट से इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तरह से एसेट ट्रीट होगा। लायबिलिटीज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल डेट को बोलते हैं जनरली लायबिलिटीज, यानी कि जो हमारे पैसे हमसे खर्च करवाते हैं, हमारे पैसे निकाल के ले जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। यानी कि एसेट जो आपको पैसा कमा के दे, लायबिलिटी जो आपके पैसे को ले जाए। तो अगर किसी के पास
एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, यानी कि जो पोर्शन बच रहा है बीच में गैप का वो क्या है, सेविंग्स उसकी। तो हम एसेट्स और लायबिलिटी से भी सेविंग्स समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज समझते हैं, अगर लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट्स कम है, इस बात का मतलब क्या है कि उसकी सेविंग नेगेटिव में है, उसे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो बाय बैलेंस शीट मेथड भी हम सेविंग्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। और कॉमर्स के बच्चों को तो बहुत इजीली पता होता है कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा पॉइंट। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला टॉपिक। तो सेविंग्स की बात की हमने, सेविंग्स होती क्या है, फिर हमने समझा कि सेविंग्स को हम मेजर कैसे करते हैं। अब एक चीज और समझते हैं कि सेविंग जो है ना वो करना क्यों जरूरी है, उसकी बात तो करूंगा ही मैं, करने के बेनिफिट क्या होते हैं। लेकिन सेविंग जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेविंग अगर हमें करनी है तो हमें अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि हम फ्यूचर में और ज्यादा कंज्यूम कर पाए। क्योंकि जब हम प्रेजेंट कंजप्शन सैक्रिफाइस करते हैं तो पैसा हमारा बचता है, हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे। और जब लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा होगा कंजप्शन करने के लिए, इसलिए बहुत से लोग जो है ना सेविंग्स करके चलते हैं, अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन बात ये भी है यहाँ पे कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से होनी बहुत जरूरी है, वरना प्रेजेंट कंजप्शन तो सैक्रिफाइस होगी ही होगी। बहुत से लोग अपना फ्यूचर कंजप्शन भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पैसे को क्या कर देते हैं, गवा देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर। तो अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेविंग की। सेविंग की बात तो भैया आपने बहुत समझा दी, सेविंग के बेनिफिट्स क्या है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले वो समझते हैं। पहला क्या है, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास सेविंग्स होती है तो हम ना अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, टेंशन नहीं लेते, खामखा स्ट्रेस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये एक तरह से सेफ्टी नेट है हमारे लिए कि मान लो कि कोई इमरजेंसी आई, ठीक है, कोई मेडिकल एक्सपेंस बढ़े, ठीक है, किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कतें आई तो ये पैसा हमारे लिए सेफ्टी के तौर पे काम करेगा। हम उस पैसे को यूज करके अपनी उस जो भी प्रॉब्लम आई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको उससे डील कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट तो ये हुआ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट, यानी कि तरह से हमें बचाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, लेस स्ट्रेस, जिसकी बात तो मैंने कर ही ली। जब एक पर्सन के पास डेट ज्यादा होते हैं, एसेट्स नहीं होते हैं, सेविंग्स नहीं होती है, तो हमेशा एक स्ट्रेस में रहता है कि कब बैंक वाले आ जाएंगे, ठीक है, कब उसे उधार मांगना चालू कर देंगे, उधार मांगने वाले आ जाएंगे, है ना। बहुत से लोगों की जिंदगी डेट में चलती है। लेकिन जिन लोगों के पास एक पता होता है कि मेरे पास एक अच्छी खासी वेल्थ है, मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है पैसे का, सेविंग्स अच्छी खासी रखी हुई है, तो उन्हें कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वो सीधा क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत आई तो मेरे पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा रखा हुआ है, मैं उसको यूज करके अपनी उस प्रॉब्लम से, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्या हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो लेस स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जिनके पास सेविंग नहीं होती है, डेट ज्यादा होते हैं, उनका स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है, अनेबल्स यू टू ट्रैवल। बिल्कुल सही बात है, जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारे पास सेविंग में रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, तो हम उसकी हेल्प से अपने वो सारे शौक पूरे कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में करने हैं। इसलिए बहुत से लोग जो है ना वो अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को सैक्रिफाइस करते हैं हमेशा, ताकि वो एक एसेट्स क्रिएट कर पाए, एक वेल्थ क्रिएट कर पाए, ताकि फ्यूचर में वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है, वो इजीली घूमेंगे, जहां मर्जी वहां जा सकते हैं। सेफ्टी के तरीके से तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन शौक पूरे करने में भी काम आएगा वो पैसा। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात ये यहाँ पे ये भी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट कंजप्शन इतना ही सैक्रिफाइस कर दो कि उसके सारे मजा फ्यूचर में लो, क्योंकि फ्यूचर में फिर जो है ना वो जनरेशन मजे नहीं लेती, उसकी आने वाली जनरेशन मजे लेती है। क्योंकि भाई शरीर भी तो साथ देना चाहिए ना उस टाइम पे, तो हेल्थ भी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। तो सेविंग का मेरा मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेविंग जो है ना अपने एज के क्रूशियल स्टेप में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि यंग एज में आपने 30s तक 35 तक अपना पैसा सेव कर लिया। 35 के बाद भी आपकी हेल्थ जो है अगर आपने मेंटेन कर रखी है तो अच्छी खासी रहेगी, तो उसके बाद हम इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, अनेबल्स यू टू ट्रैवल, यानी कि आपकी घूमने में हेल्प करेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, जब सेविंग्स में अमाउंट रखा हुआ है, इन्वेस्टेड है, एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, वहां से पैसा आ रहा है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, यानी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास हमारे सोर्सेज से पैसा आ रहा है कि कल को अगर हमारे पास किसी तरह काम नहीं भी बचे तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने की वजह से ज्यादा फर्क हमारे इनकम पे नहीं पड़ता। वही सेम चीज यहाँ पे है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, नो वरी फ्रॉम
अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अब नो वरी फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कुछ जो है ना अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आते हैं, एक्सपेंसेस भी आते हैं, यानी कि जिनको हमने प्लान नहीं कर रखा होता, जिनके बारे में हमने सोच नहीं रखा होता। तो भाई ऐसे एक्सपेंस को कैसे करेंगे? तो वो भी हम जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं अपनी सेविंग्स की हेल्प से, कि कुछ ऐसे खर्चे आ गए, ठीक है, जिनका हमें पता भी नहीं था, पर कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग्स में पैसा रखा हुआ है, उसको हम यूज करके वो खर्चे कर सकते हैं। इसके बाद 6th पॉइंट क्या आता है? कंफर्टेबल रिटायरमेंट। और जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ होगी तो हम रिटायर जल्दी हो सकते हैं, अर्ली रिटायर हो सकते हैं और कंफर्टेबल रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं किसके? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के, सेविंग्स के। यानी कि सेविंग्स जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम का या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने खर्चे मैनेज करते हैं और जो बच गया है पैसा उसको कहीं ना कहीं सेव करके बाकी चीज़ों में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो इनको आप लोग जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स। तो उम्मीद है आपको बेनिफिट्स ऑफ सेविंग जो है वो क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ सेविंग की मैंने यहाँ पे बात कर ली है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की, जो हमारे पास क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उम्मीद है आपको बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स समझ में आ गया है। तो ये हमारे क्या थे, बेनिफिट ऑफ सेविंग, सेविंग्स के बारे में बात कर लिया, मेजर्स ऑफ सेविंग समझ लिया। अब समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस चीज का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना जल्दी पैसा आ जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जब हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो इस बात का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो करेंसी होती है, जो पैसे होते हैं, उसकी वैल्यू टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो रही होती है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, है ना। यानी कि महंगाई और जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पैसे की वैल्यू को डेप्रिशिएट करने के लिए। तो इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास 50,000 रुपये आज है और 50,000 रुपये एक साल के बाद होंगे, तो जो मेरे पास 50,000 रुपये आज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगले साल होने के, या फिर 2 साल बाद होने के, या फिर 5 साल बाद होने के। ठीक है, या फिर आप पास्ट में देख लो कि पास्ट में उस पैसे की वैल्यू कितनी थी, आज वैल्यू कितनी बची है। पास्ट में 100 रुपये भी बहुत होते थे, आज उसकी जगह 500 रुपये ने ले ली है। ठीक है, जो अगर एक बार खुले हो जाते हैं तो फिर पता भी नहीं लगता कैसे सारा का सारा पैसा जो है वो गायब हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि महंगाई लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और महंगाई बढ़ने का मतलब है कि हमारे पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम के साथ हमारे पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना जल्दी पैसा रिसीव हो जाए हम उस उतना जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उस पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास आज 50,000 रुपये है, ठीक है, और मेरे पास एक साल बाद 50,000 रुपये होंगे, दोनों फर्क समझते हैं। अगर मेरे पास आज 50,000 रुपये है और मैं उसे मिनिमम एक साल के अंदर सिर्फ 10% के रेट से ग्रो करता हूँ एनुअली, ठीक है, तो 50,000 का 10% कितना होता है? आप लोग खुद बताओगे, बोलोगे भैया 5,000 रुपये। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 50,000 प्लस 5,000 55,000 रुपये होने चाहिए मेरे पास अगले साल। लेकिन अगले साल मेरे को कितने मिल रहे हैं? फिर भी 50,000 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो पैसे की वैल्यू है वो 5,000 रुपये क्या हो गई, कम हो गई, और इससे ज़्यादा भी कम हो सकती है अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो और आप और ज़्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हो एक साल के अंदर। तो वही बात मैंने आपको समझाई कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जितना जल्दी पैसा मिल जाएगा उतना ही हमें ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोर प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का कोर प्रिंसिपल होता है ये, होल्ड्स दैट प्रोवाइडेड मनी कैन अर्न इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हमारे पास पैसा है वो हमारे लिए इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है। एनी अमाउंट ऑफ मनी इज वर्थ मोर द सूनर इट इज रिसीव्ड, यानी कि कोई भी अमाउंट हो अगर वो मुझे जितनी जल्दी मिल जाएगा ना, मुझे उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन पर्सनल फाइनेंस, यानी कि पर्सनल फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस बात का मतलब यही है कि हम जो है वो कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट को अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि पैसों के बदले हमें इंटरेस्ट क्यों देना पड़ता है, क्यों जरूरी है इंटरेस्ट? क्योंकि इंटरेस्ट भी इसी का कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का।
तो जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हम मान लो हमने किसी को पैसा दिया 1 साल के लिए, तो अगर मैंने आज किसी को 1 लाख रुपए दिए हैं और वो मुझे 1 साल बाद 1 लाख रुपए देगा, इस बात का मतलब क्या है कि टाइम के साथ उस पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। या तो मुझे ज्यादा पैसे दे, 1,10,000 रुपए दे, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई मेरी कुछ वैल्यू कवर हो गई। इसके अलावा एक तो हो गया कि पैसे की वैल्यू कम होती है इसलिए हम इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा जो रिस्क है ना वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि क्या पता वो पर्सन मेरे को पैसा दे ही ना, तो रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए भी हम इंटरेस्ट लेते हैं। और भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन सबसे मेन कारण यही होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम पर्सनल फाइनेंस में ऐसे ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम पीवी बोलते हैं, एक होता है फ्यूचर वैल्यू जिसको हम एफवी बोलते हैं। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं तो वो हमेशा से निकलता है फ्यूचर वैल्यू आपको पता हो, ठीक है, और डिवाइड करोगे 1 में आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा अगर आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को फ्यूचर में 10,000 रुपए दे, ठीक है, तो इससे बढ़िया तो मुझे आज 9,000 रुपए दे दे या फिर 8,000 रुपए दे दे, तो ही बात ऑलमोस्ट सेम पड़ेगी। ऐसे हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है कि हम यहाँ पे ये होता है हमारा फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, आई मल्टीप्लाई में 1 + आर इनटू में टी। आई हमारा एक तरह से आप ये मान लो इन्वेस्टमेंट 1, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी हमारा क्या होता है टाइम यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स का भी से बोल सकते हो। आपको कुछ कुछ याद होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था जब आप लोग बचपन में पढ़ते थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता था पी प्लस में पी, अच्छा एक मिनट, पी इंटू में 1 + आर अपॉन में 100 की पावर n, ये होता था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और कुछ कुछ ये क्या है उस जैसा ही है, पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये भी प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% को डिवाइड करने के लिए, एन हमारा क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं कंपाउंड अमाउंट निकाल पाते थे। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। और जिनको नहीं पता भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि जब हमें हमारे इंटरेस्ट को भी क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आप एक तरह से समझ सकते हो, यानी कि करंट वैल्यू पे जैसे जनरली बैंक हमें क्या देता है सिंपल इंटरेस्ट, कि जो भी हमने अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में रखा हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट ऐड होने के बाद नया अमाउंट बनता है उस पे बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम बात करें इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की, अगर इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1 प्लस में आई क्या हो गया, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट एन, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड, ये भी नंबर ऑफ ईयर, और माइनस में 1, ये आपका क्या होगा इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में एक तो हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट सेविंग्स के बारे में, कि फाइनेंशियल लिटरेसी में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेविंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके बिना हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पैसा कमाना, उसके बाद क्योंकि जब तक पैसा कमाओगे नहीं बचाओगे कैसे, तो पैसा कमाने की इंपॉर्टेंट चीज है, फिर पैसा बचाना और उस पैसे को अच्छे तरीके से ग्रो करना अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस के जरिए, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगली वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि डिस्पोजेबल या फिर सॉरी डिस्पोजेबल इनकम की बात कर चुका हूं मैं, कि जो हम कंजप्शन है वो हम कहां पे करते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से, ठीक है। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।